इस बुलेटिन में बात होगी जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की, बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। देखेंगे ईडी दफ्तरों पर कांग्रेस के हल्ला बोल को, कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को, जानेंगे वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी बैठक में उठे मुद्दे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार, तो कौन देगा जवाब? मैंने वो आधार आप पुलिस वाले दिए ना दिए? अरे पुलिस वाले नहीं देगा, अच्छा पुलिस वाले नहीं देगा, पता बोलना कहाँ से लेगा? अरे तो इसमें लिखा है, बयान लिखे हैं। तो लिखा है तो बता दो, बयान भगा जाएगा, क्या भगा जाएगा? पहले ये बयान दिए हो कि नहीं दिए? तो कोई तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है उप निरीक्षक जुबैर अहमद, जिनकी तैनाती भीरा कोतवाली में है। इन्होंने अपराध संख्या 609/2023 में की विवेचना करते हुए अपने मित्रों का बचाव करते हुए विरोध तरीके से हरिश्चंद्र को चश्मदीद गवाह के रूप में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने से संबद्ध बयान एसी रूम में बैठकर विवेचना खत्म कर माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचना पत्रावली पेश की। जब इस संबंध में हरिश्चंद्र जी से पूछा गया तो इस प्रकार से जवाब दिया गया। तो आधार तो है, पूछने का वो आधार आप पुलिस वाले दिए ना दिए? ज्ञानवापी वजूखाने के सर्वे की मांग पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने याचिका पर दाखिल किया जवाब। 9 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा में जेजेपी को एक और बड़ा झटका। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। एक्स पर इस्तीफे को लेकर लिखी चिट्ठी। शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना। बोले, जिन्हें लगता है बदलापुर प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक मकसद है, वो या तो असामान्य हैं या फिर दोषियों को बचा रहे हैं। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 147 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 81,053 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 41 अंकों की बढ़त के साथ 24,811 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने गठबंधन की घोषणा कर दी। जल्दी ही सीट बंटवारे का ऐलान भी हो जाएगा, जिससे बीजेपी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इसी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे में राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। इसके साथ ही राहुल ने गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खड़गे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहां जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। राहुल गांधी ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिसमें गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात हुई। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये साफ हो गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि जानकार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस कश्मीर घाटी में 12 सीटें चाहती है और उसने जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें देने की पेशकश की है। सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इसे लेकर एक और दौर की बातचीत होनी है। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है।
मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अभी यूं आते हैं। यानी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मचना लाजमी है। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी की जाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि 10 साल बाद होने जा रहा घाटी का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। राहुल के जम्मू दौरे ने चुनाव से पहले विपक्षी दलों की दावेदारी को काफी मजबूत बना दिया है, तो एनडीए कमजोर होता दिखाई दे रहा है। एनडीए के नेताओं में हाई कमान के खिलाफ असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी के अंदर भी टकराव बढ़ता जा रहा है, जिससे बीजेपी और एनडीए दोनों ही कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन के बिखरने की चर्चाएं तेज हैं। देश के अलग अलग कोने से एक के बाद एक नेताओं का हाईकमान से असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद और मोदी सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन विभागों में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने तो मंत्री पद से मुक्ति की ही मांग कर दी है। ये पहली बार नहीं है जब सुरेश गोपी ने ऐसी कोई बात कही हो। गोपी ने बताया कि इस बारे में उन्होंने अमित शाह से बात की, लेकिन वो नाराज हो गए और जो कागज वो पकड़े हुए थे उसे फेंक दिए। गोपी ने साफ कर दिया कि फिल्में मेरा जुनून है और अब अगर इसकी अनुमति नहीं मिली तो भी मैं 6 सितंबर से शूटिंग शुरू कर दूंगा। देखा जाए तो सुरेश गोपी अब बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। यूपी में एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के तेवर भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। निषाद ने लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर कहा कि पार्टी को मोदी जी के काम पर ओवर कॉन्फिडेंस था कि यूपी को सर्वोत्तम प्रदेश बना दिया गया है। निषाद ने कहा कि लोगों को तो लगता है कि मंत्री ही सरकार है, लेकिन आज आलम यह है कि मंत्री कोई काम नहीं करा पाते। एक तरह से संजय निषाद ने योगी सरकार ही नहीं बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया। वहीं यूपी बीजेपी में बढ़ती अंतरकलह पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी बड़ा बयान दे दिया है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे साफ दिखता है कि सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। नेताओं के इन बयानों ने एनडीए नेताओं में बनती टकराव की स्थिति की तस्वीर पेश कर दी है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। बीजेपी के अपने और सहयोगी दोनों ही मुसीबत बढ़ा रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी मोदी सरकार की मुसीबत को बढ़ा रखा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अडानी मामले में मोदी सरकार आरोपों से घिर गई है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। पार्टी ने ईडी दफ्तरों का घेराव किया है। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को कांग्रेस का ईडी और सेबी के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन देखा गया। देश के हर कोने में कांग्रेस नेताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करती है, तो मोदी सरकार भी हिंडनबर्ग मामले में अडानी को बचाने पर तुली हुई है। हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये बात कही और राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देश का सारा बिजनेस आज एक इंसान के हाथ में चला गया है। अडानी इसका जवाब क्यों नहीं देते? वहीं पटना में कांग्रेस नेताओं ने शेल कंपनियों के जरिए अडानी ने देश में जो खरीद बिक्री की है उसकी जांच की मांग की है। हरियाणा में इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। पार्टी ने अडानी के घोटालों की जांच के लिए जेपीसी गठित नहीं किए जाने के विरोध में सेबी प्रमुख को हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं की तीखी झड़प हुई। पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बताया कि पार्टी ने ये प्रदर्शन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे को लेकर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अनदेखा कर उद्योगपति गौतम अडानी को बचाना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री जनता की गाढ़ी कमाई को अपने उद्योगपति दोस्तों को दान कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी, चाहे उसके लिए इन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। देशव्यापी प्रदर्शन में कांग्रेस ने मोदी सरकार का जमकर घेराव किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कोलकाता महिला डॉक्टर के साथ अनाचार केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों से जुड़े कई अहम मुद्दे भी उठाए गए। सीबीआई ने भी घटना को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट को अपने स्टेटस रिपोर्ट में बीते 9 दिन की जांच का पूरा ब्यौरा सौंपा।
कोलकाता पुलिस ने भी 14-15 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट सौंप दी। कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने के लिए प्रशासन को फटकार लगाई। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है, जिस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। वहीं डॉक्टरों के वकील ने कोर्ट में बताया कि कैसे विरोध प्रदर्शन के कारण डॉक्टरों पर दबाव पड़ रहा है, जिस पर कोर्ट ने सभी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। कोर्ट ने कहा कि अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के बाद काम पर वापस जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि इस आदेश के बाद कोई विरोध प्रदर्शन हो तो कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने 48 या 36 घंटे की ड्यूटी पर भी चिंता जताई और कहा कि इसे भी अपने आदेश में जोड़ेंगे। कोर्ट ने मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिकरण ना करें, कानून अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच पर सवाल उठाए तो सवाल वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी उठे। मोदी सरकार के इस विधेयक पर चर्चा के लिए जेपीसी की पहली बैठक हुई। इस दौरान बिल के अलग अलग प्रावधानों पर चर्चा की गई, पक्ष विपक्ष के मुद्दे उठाए गए। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, किन मुद्दों पर बनी सहमति, किस पर हुआ विरोध, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को संसद के एनेक्सी में वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कानून में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जेपीसी के बाकी सदस्यों को जानकारी दी। इस बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि इस कानून से धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन होगा। बैठक में तमाम कानूनी पहलुओं से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। बैठक में मुस्लिम सांसदों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानीय डीएम और नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स को शामिल करने का विरोध किया। बता दें कि जेपीसी इस बिल पर मंथन करने के बाद शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 8 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ बिल को पेश किया गया था, जिसे विपक्ष के दबाव के चलते संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जेपीसी को भेज दिया था। बिल पेश करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया था कि प्रस्तावित कानून से मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाया गया कदम बताया था। साथ ही आरोप लगाया था कि ये बिल संविधान पर हमला है। हालांकि जेपीसी की इस बैठक में बिल को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका, लेकिन किसानों की समस्याओं का हल जरूर निकलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को किसानों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से किसानों की जीत की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसान हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर लंबे वक्त से डटे हुए हैं, जिसके चलते बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी शंभू बॉर्डर बंद ही रहने वाला है। सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकारों ने किसानों के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों से बैठक जारी रखने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख पर बातचीत का नतीजा क्या निकला है, इसकी जानकारी कोर्ट को बतानी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए अपनी तरफ से भी वार्ताकार नियुक्त करेगा। कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने और किसानों की मांगों को हल करने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य वार्ता समिति के लिए बातचीत के मुद्दे भी सुझाएं। कोर्ट ने कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए एक समिति के गठन के संबंध में आदेश पारित करेगी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से कहा कि वो उन मुद्दों को लेकर सुझाव दे जो समिति के लिए रेफरेंस का काम करे। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होने वाली है। बता दें कि शंभू बॉर्डर फरवरी से ही बंद पड़ा हुआ है। किसान एमएसपी, कर्ज माफी जैसी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट का ये फैसला किसानों के हित में नजर आ रहा है, तो इससे हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें शेख हसीना की भी बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर ताबड़तोड़ कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो वहीं अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तख्ता पलट के बाद हसीना ने फिलहाल भारत में पनाह ली हुई है। इस बीच बांग्लादेश में उन पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। वहीं अब शेख हसीना को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से एक और बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने का काम किया है। इसके साथ ही हसीना की पार्टी के सभी सांसदों के पासपोर्ट्स भी रद्द कर दिए गए हैं।
बता दें कि राजनयिक पासपोर्ट राजनयिकों को जारी किया जाता है जो 5 साल तक वैलिड होता है, जिसके तहत पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा के तमाम देशों में आवाजाही की परमिशन होती है। बता दें कि हसीना भारत से निकलकर किसी और देश में पनाह लेने की कोशिश में है, इसलिए बांग्लादेश सरकार हसीना की इस मंशा को कामयाब नहीं होने देना चाहती है। बता दें कि हसीना 5 अगस्त से भारत में ही है। वहीं पासपोर्ट रद्द करने के बाद अब बांग्लादेश की सरकार हसीना पर प्रत्यर्पण का दबाव भी बनाने लगी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी आजकल आक्रामक मूड में हैं। इन दिनों वो कश्मीर में हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पीएम मोदी जाने से बचते हैं। आज उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी जी की साइकोलॉजी को तोड़ा है। राहुल जी, आपने सिर्फ उनकी साइकोलॉजी को ही नहीं तोड़ा है, बल्कि उनका सारा का सारा एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी गड़बड़ा दिया है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।